हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मार्केट हो गया आज भस्म। तिजड़ियों की आंखों में है नम। तिजड़ियों की आंखें हो गई हैं नम। और ऐसी स्थिति में क्या करें हम? दोस्तों, जहां एक तरफ मंदड़िए यानी शॉर्ट सेलर्स खुशी खुशी मना रहे हैं, वहीं जो लॉन्ग में रहने वाले लोग हैं, तिजड़िए जो है, आज वो मातम के साय में डूबे हुए हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब मार्केट यानी निफ्टी इंडेक्स आज 488 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स 1,500 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या कारण रहे मार्केट के गिरने की। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक शॉर्ट वीडियो संडे को यानी 15 मार्च को लेके आ रहा हूं, और उसमें मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैं कॉन्ट्रारियन बेट ले रहा हूं, कहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे जैसे लोग जो कई सालों से जो है वो साइडलाइंस पे थे और कमोडिटीज में पैसा डाल रहे थे, जैसा कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया या ईटीएफ्स हो गए। अब ये क्यों मेरे जैसे व्यक्ति को लग रहा है कि सही समय है स्टॉक्स में एंट्री मारने का? स्टॉक्स में ऑलरेडी मैं एंटर कर चुका था, बट मैं अब मैसिव रूप से बाइंग कर रहा हूं, कॉन्ट्रारियन बेट ले रहा हूं। क्या मेरे ये बेट्स होंगे, ये इस शॉर्ट वीडियो में मैं शॉर्ट पेड वीडियो में मैं संडे को बताने वाला हूं। वीडियो की कॉस्ट 300 रुपए है। आप में से जो भी इस वीडियो को देखना चाहता है वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है। दोस्तों, आप आरंभ करते हैं आज का विषय कि आज मार्केट क्यों गिरा। मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों से बात की और एक अफवाह जो बहुत गर्म चल रही थी वो ये चल रही थी कि कोई बहुत बड़े फंड हाउस ने एग्जिट लिया है इंडियन मार्केट से, यानी काफी हैवी सेलिंग जो है वो किसी फॉरेन फंड ने की है और उसी कारण से इंडियन मार्केट जो है वो नीचे गिरा। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में ग्रेजुअली उसने अपने स्टॉक्स को अपलोड किया है। मैंने जब और थोड़ी छानबीन की तो एक सोवेरियन वेल्थ फंड का नाम आया। मैं आपको बता देता हूं, चलो नाम बता ही देता हूं कौन सा है वो। नॉर्वेजियन वेल्थ फंड का नाम आ रहा है कि नॉर्वेजियन सोवेरियन वेल्थ फंड ने काफी मात्रा में इंडियन मार्केट में स्टॉक सेल किया है, और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि लगभग इंडिया में 1/3 उसने अपने एक्सपोजर कट किया है। अब ये सारी अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, क्योंकि मैं नॉर्वेजियन वेल्थ फंड वालों से बात नहीं कर पाया हूं, उनको क्वेश्चनियर भेज नहीं पाया हूं, तो उनकी तरफ से मुझे पुष्टि नहीं मिली। परंतु जो न्यूज आज मार्केट में गर्म है, वो जो चर्चा में है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि नॉर्वेजियन, ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्वेजियन सोवेरियन वेल्थ फंड ने काफी बड़ा माल जो है वो इंडियन मार्केट में ऑफलोड किया है। दोस्तों, एफआईएस कंसिस्टेंटली इंडियन मार्केट को बेच रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल इन्होंने 1,27,000 करोड़ का माल बेचा था, इंडियन स्टॉक्स को बेचा था, और अभी 12 मार्च तक जो है एफआईएस ने इंडियन मार्केट में 1,17,000 करोड़ का माल जो है वो ऑफलोड किया है। 1,17,000 करोड़ के स्टॉक्स बेचे। तो कुल मिला के देखें तो लगभग पिछले 2 साल में एफआईएस ने इंडियन मार्केट में 1,27,000 प्लस 1,15, यानी ये होता है करीबन 2,42,000 करोड़ का माल जो है वो बेचा है। दोस्तों, 2,45,000 करोड़ के आसपास। तो ये 2.5 लाख करोड़ का माल जो है, ये जो एफआईएस ने सेल किया है पिछले 2 साल में इंडियन मार्केट्स में, इसी कारण से हमारे स्टॉक्स के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। नॉर्वे की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है इंडियन स्टॉक मार्केट में। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनरल नॉलेज है, लिख लीजिए, कहीं लिख सकते हैं तो, कि नॉर्वेजियन फंड जो है, नॉर्वे से जो पैसा आने वाला है इंडिया में, नॉर्वे 7th सबसे बड़ा इन्वेस्टर, एफआईएस इन्वेस्टर डेस्टिनेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। 7वां सबसे बड़ा, यहां तक कि जापान से भी आगे है। अगर मैं टॉप 8 एफआईएस देश जहां से पैसे आ रहे हैं, यानी ये एफआईएस उन देशों में रजिस्टर्ड हैं, वहां से जो पैसे आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, मैं आपको बताऊं तो आप लोगों की जानकारी के लिए, इंडिया के अंदर में लगभग आज की डेट में एफआईएस का 71.77 लाख करोड़ रुपीस लगा है।
दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ मार्केट कैप है 4,22,000 करोड़, 4,24,00,000 करोड़, 424 लाख करोड़ के आसपास में इंडियन मार्केट्स में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है इनका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसमें से अकेले 71.77 लाख करोड़ यानी 72 लाख करोड़ आप पकड़ लीजिए वो लगा है एफआईएस का। तो एफआईएस लगभग इंडिया में 16.5 से 17% के बीच में होल्ड करते हैं। ये फरवरी 28 तक का मैं डाटा आपको बता रहा हूं। इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा पैसा आया है एफआईएस की तरफ से इंडियन मार्केट में वो आया है अमेरिका से। अमेरिका से ही अकेले इंडिया में 31.52 लाख करोड़ रुपीस के जो है एफआईएस आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट्स को होल्ड करते हैं, जो लगभग टोटल एफआईएस का 45%, 40 से 45% के बीच का है। सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया में पैसा ऐसे कंट्री से आया कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कंट्री का नाम है लग्जमबर्ग और यहां से आया है 5.27 लाख करोड़। थर्ड नंबर पे आया है आयरलैंड से 4.77 लाख करोड़। चौथे नंबर पे सिंगापुर है जहां से आया 4.7 लाख करोड़। पांचवें नंबर पे यूके है जहां से आया 3.14 लाख करोड़। और छठे नंबर पे आता है मॉरिशस। हम इतना मॉरिशस सुनते थे, मॉरिशस से मात्र इंडियन मार्केट में 2.85 लाख करोड़ के जो है आज की डेट में मॉरिशस बेस्ड एफआईएस जो है वो मात्र 2.85 लाख करोड़ के स्टॉक्स जो है वो होल्ड करते हैं। और सातवें नंबर पे आता है नॉर्वे। नॉर्वे से इंडिया नॉर्वे बेस्ड एफआईएस जिनका पैसा इंडिया में लगा है आज की डेट में वो 2.78 लाख करोड़ के शेयर जो है होल्ड करते हैं। आठवें नंबर पे है जापान जहां के एफआईएस 2.11 लाख करोड़ के शेयर्स होल्ड करते हैं। दोस्तों ये जो है मोटा मोटी में जो आपको मैंने नंबर्स बताए, ये नंबर्स इसलिए बताए ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि विदेशी पूंजी निवेशक जो है उन्होंने इंडियन मार्केट में कितना पैसा डाला है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो नंबर्स मैंने बताए ये कॉस्ट बेसिस पे नहीं है, ये मार्क टू मार्केट बेसिस पे है। यानी कल यदि इनके स्टॉक्स की वैल्यू नीचे गिरी तो इनकी भी होल्डिंग की वैल्यूएशन जो है वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। तो आज की डेट में यानी मार्क टू मार्केट बेसिस पे इंडियन मार्केट में एफआईएस होल्ड करते हैं लगभग 72 लाख करोड़ के शेयर्स। और उसमें नॉर्वे जो है वो होल्ड करता है लगभग 2.25 लाख करोड़ के शेयर्स। और आज मार्केट में यही गर्म चर्चा थी कि नॉर्वे से बहुत ज्यादा माल जो है वहां के पेंशन फंड, सोवेरियन वेल्थ फंड्स इन्होंने सेल किया है। अब इस पे कितनी सच्चाई है ये मालूम नहीं, बट ये एक नहीं 2-3 लोगों ने मुझे सेम बात कही कि इस पूरे हफ्ते जो है वो यूरोप बेस्ड इन्वेस्टर्स ने बहुत माल इंडिया में सेल किया। परंतु दोस्तों सवाल ये उठता है, चलो सेल तो किया पर ये सेल क्यों कर रहे, ये माल क्यों बेच रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोचने की जरूरत है। इसका मेन रीजन ये है कि देखिए इंडिया शाइनिंग, इंडिया ग्रोथ, ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए ठीक है, मतलब मीडिया में बातें चलाने के लिए ठीक है। परंतु आप यदि देखें इंडिया की वास्तविक इकोनॉमी का जो चित्र है वो चित्र मिलता है हमको कि यहाँ के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा कम निवेश जो है, कम निवेश के स्तर पे जो है ये प्राइवेट कैपेक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए 33% के आसपास में जो है प्राइवेट कैपेक्स है और बाकी हैवी लिफ्टिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंपनीज है। तो मैसिवली जो केपेक्स किया जा रहा है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। तो प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं केपेक्स कर रही है? आप किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करो तो वो आपको यही सवाल पूछेगा कि भाई आपके यदि देश में इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, यदि इतनी विकास हो रही है, तो फिर ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये केपेक्स क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों डेट टू इक्विटी रेशियो पे बड़े ज्यादा कॉशियस है?
अगर इंडिया 8% से ग्रो कर रहा है जैसा कि हम दावा करते हैं, यानी हमारी सरकार दावा करती है, तो फिर ये प्राइवेट कंपनीज केपेक्स क्यों नहीं कर रही है? और मजे की बात, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, यानी कि जिस रफ्तार पे फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही है, मान लीजिए 100 टायर बना सकती है मान लीजिए कोई कंपनी, तो वो 100 टायर नहीं बना रही है महीने में, वो 75 टायर ही बना रही है। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी 74-75% पे है, 74-75% पे। तो एक तरफ तो आपकी फैक्ट्रियां फुल लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रही हैं, 90% एंड अबव अच्छा माना जाता है। हम देख रहे हैं कि 74-75% पे आके जो है यहाँ की फैक्ट्रीज जो है उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, नंबर वन। नंबर टू, हम ये देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनका केपेक्स ज्यादा नहीं हो रहा। और ये दोनों सिग्नल जो है, दोनों इंडिकेशन जो है, वो एफआईआईज ने पकड़ा है। और उनका सिर्फ एक ही प्रश्न है कि भाई, यदि भारत 8% से ग्रो कर रहा है तो भारत की जो डोमेस्टिक कंपनीज है, घरेलू कंपनीज है, इन्होंने तो सबसे पहले फायदा उठाना चाहिए। तो ये क्यों इतनी कॉशियस है? ये क्यों अपना फैक्ट्री जो है, अपने प्लांट्स जो है, वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे नहीं रन कर रही है? इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम क्यों है? वहीं ये नया कैपेक्स क्यों नहीं बहुत ज्यादा धूमधाम से कर रही है? तो ये सारी चीजों के कारण एफआईआईज बड़े उदासीन हो गए। दूसरी चीज, पिछले 2-3 साल में ट्रेंड रहा है डाटा सेंटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, एआई में इन्वेस्टमेंट करने का, और इंडिया में ठन ठन गोपाल, ज्यादा इसके ऑप्शंस ही नहीं है, आप कहां इन्वेस्ट करोगे? दूसरा जो ट्रेंड पैटर्न फैशन था डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले, वो था रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का। तो रिन्यूएबल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि भाई आधा से ज्यादा माल जो है ये चाइना से उठा के ले आते हैं और सिर्फ उसके ऊपर में अपना नाम चिपका देते हैं, अपना ब्रांड चिपका देते हैं। तो इंडिया में तो काम जो है वो ढंग से हो ही नहीं रहा। चीनी माल खरीद रहे हो और उस पर आप अपना माल नाम चिपका दे रहे हो, थोड़ा बहुत असेंबलिंग का काम हो जा रहा है और उसके बाद में आप अपना ब्रांड नेम उस पर चिपका दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कितना मार्जिन बनाओगे आप? तो इंडियन कंपनीज का जो मार्जिन है वो भी हम देख रहे हैं कि काफी कम है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वर्ल्ड ओवर जिस रेट पे, सूद पे, ब्याज पे कॉर्पोरेट्स पैसा उठाते हैं, वो इंडिया में काफी हाई है बनस्पत चाइना, अमेरिका या दूसरे डेवलप कंट्रीज की। चाइना में 1.5%, 2% के ब्याज पे कॉर्पोरेट्स पैसा उठा रहे हैं, इंडिया में 9%, 10% के नीचे किसी को ब्याज मिलता ही नहीं है। तो कैसे इंडिया के कॉर्पोरेट्स जो है वो compete करेंगे चाइना से? तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि यहाँ के जो एफआईआईज है वो अपना पैसा उठा के चाइना में लगा रहे हैं। चाइना में पिछले 10-12 सालों में अच्छा रिटर्न नहीं मिला, स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, परंतु भारत में इसी दौरान में रिटर्न्स ठीक ठाक थे। अब ये हो रहा है कि जो एफआईआईज है या जो एमएससीआई इंडेक्स को ट्रैक करने वाले जो पैसिव फंड्स है, एमएससीआई ने मॉर्गन स्टैनली का जो कंट्री इंडेक्स है उसको ट्रैक करने वाले जो फंड्स है, ये धीरे धीरे चुपके चुपके जो है अपना पैसा इंडिया से निकाल के चाइना की तरफ लगा रहे हैं, साउथ कोरिया में लगा रहे हैं, ताइवान में लगा रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडिया में कोई ऑप्शंस है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है इस पे फाइनेंस एफआईआईज जो है उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं रह गया। और हमने देखा कि किस तरीके से आईएमएफ तक ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक ने इंडिया के डाटा के ऊपर में कई तरीके के सवाल उठाए। तो दोस्तों, अभी जो हम सेलिंग देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, उसके पीछे मुख्यतः एफआईआईज की हैवी सेलिंग है। पर एफआईआईज तो पिछले 2 साल से सेल कर रहे हैं, तो फिर 2 साल से क्यों नहीं मार्केट कंसिस्टेंटली गिर रहा है? रीजन ये है कि अभी तक जब तक एफआईआई सेल कर रहे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ले रहे थे। अगर एफआईआई सेल कर रहे थे वहां से, तो इंडिया में जो है घरेलू निवेशक माल को बाय कर रहे थे। परंतु एआई के खतरे से जिस तरीके से नौकरियां जाने का डर दिख रहा है, व्हाइट कॉलर जॉब्स जाने का डर दिख रहा है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों पे जो है आर्थिक संकट के, बेरोजगारी के बादल मंडराने लगे हैं,
उससे देख के अब एसआईपी में भी मनी फ्लो जो है वो थोड़ा सा थमसा गया है। जो ग्रोथ हम देख रहे थे अनाप शनाप, वो ग्रोथ कहीं रुक गया है। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ले रही थी, वो एब्जॉर्प्शन अब उस लेवल पे, उस पैमाने पे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है, खरीदारी का जो है उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसीलिए हम मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं। ऊपर से एक और बड़ा रीजन है, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। महंगाई बढ़ने पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। हम देख रहे हैं कि कैसे एलपीजी के दाम रातों रात बढ़ा दिए गए। कमर्शियल एलपीजी का संकट मंडरा गया है। एलपीजी को इस्मा में की कैटेगरी में डाल दिया गया है, इमरजेंसी सर्विसेज कैटेगरी में आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है ये रॉ मटेरियल के कॉस्ट को बढ़ा रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आज यहाँ का नागपुर का जो मेन बाजार है वहां पे गया था, इतवारी नाम है, इतवारी बाजार। जो प्लास्टिक की बॉटल्स 30 रुपए में पहले मिलती थी, आज से 2-3 हफ्ते पहले, अब वो 40 रुपए 45 रुपए में बिक रही है। मैंने पता लगाया कि भाई इतने प्राइसेस क्यों बढ़े हैं, तो वो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक का कॉस्ट बढ़ गया है। प्लास्टिक के फील्ड में कुछ काम करने वाले मेरे मित्रों से बात किया तो उनका कहना है कि भाई कॉस्ट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गैस लगती है, इंडस्ट्रियल गैसेस जो है वो आ नहीं रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हीलियम नाम की एक इनर्ट गैस है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर से लेके तो डिफेंस के सेक्टर तक। और हीलियम जो है ये लगभग खाड़ी देश जो है ये लगभग 40 से 50% विश्व का जो है ये सप्लाई करते हैं, क्योंकि हीलियम जो है ये नेचुरल गैस निकालने के वक्त में उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे कॉपर को जब हम प्यूरिफाई करते हैं या जिंक को प्यूरिफाई करते हैं तो चांदी यानी सिल्वर बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, वैसे जब हम नेचुरल गैस निकालते हैं तो उसके निकालने के प्रोसेस में और क्रूड के रिफाइनिंग के प्रोसेस में हीलियम निकलता है। तो ये लगभग बंद हो गया क्योंकि नेचुरल गैस तो उस लेवल में प्रोडक्शन हो नहीं रहा, क्रूड का प्रोडक्शन भी रुक गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से हीलियम की कमी आ गई है। तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, गैसेस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण ग्लास फैक्ट्रीज जो है वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, प्लास्टिक फैक्ट्रीज ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, उनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। ये मैं बताऊंगा अपने ये संडे आने वाले पेड वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोग को आरंभ में बताया कि मैं 10 से 15 मिनट का पेड वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों। यदि आप देखना चाहते हैं इस पेड वीडियो को कि मैं कहाँ कॉन्ट्रेरियन बाय कर रहा हूं, तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को मैं अंत यही करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।